Hello guys, a very good evening to all of you, and we are in the end game now. ठीक है? Hello guys, a very good evening to all of you, and we are in the end game now. ठीक है? Hello guys, a very good evening to all of you. Okay, तो and अब जो है we are कुछ in the end game बचे हैं आप लोगों के, ठीक है? एग्जाम। हेलो गाइस, अ वेरी गुड। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको कोई प्रेशर लेना है, कोई टेंशन लेना है एग्जाम के लिए। बस अब ये सोचो कि आपने जो प्रिपेयर किया है, आपने जो प्रिपरेशन किया है वो बहुत है, बहुत इनफ है वो, ठीक है? जितना भी हो आपने जो मेहनत की है बस उसी का अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है? और एक चीज मैं आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ही बताना चाहूंगा कि आप कॉपी करना और कुछ दूसरे तरीके यूज करने का सोचना नहीं, बिकॉज उस टेक्निक में ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपको उसमें आपका जो अपना एक्सपेक्टेशन है, जो अपने जो मेहनत की है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है? सो यस, आई कैन सी, आई कैन फील द ऑडियंस ओवर हियर, ठीक है? यहां तक आपकी शोर जो है हेलो हाय गुड इवनिंग वाली जो है यहां तक सुनाई दे रही है, ओके? एंड मैं यहाँ पर अब जो कुछ टॉपिक्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और खासकर बायोलॉजी, बिकॉज फिजिक्स काफ़ी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना लिए, ठीक है? बायो के खासकर कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा असर्शन रीजन है जो मैं यहाँ से आपसे हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड एट द एंड हम कुछ मेंटी, पूरे फुल साइंस का मेंटी भी करने वाले हैं, ठीक है? तो ये एक फुल पैक जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि सेशन शुरू होने से पहले जो लोग हमारे कोर्स से बेनिफिटेड हुए हैं, आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू लाइक दैट सेशन, ठीक है भाई? हमें पता चले कि क्या हमारा एफर्ट सच में, ये जो 3 दिन हमने अभी फिलहाल जो मेहनत करी है, क्या वो सच में कुछ फ्रूटफुल हुआ है, नहीं हुआ है। सो उसके लिए आई वांट यू कि भाई जिसको भी पसंद आया है हमारा एफर्ट, आप लाइक करना। और एक वीडियो बनाई है लास्ट मिनट रिविजन की, ये जो 6000 बच्चे यहां पर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? ये लास्ट मिनट रिविजन की जो वीडियो है, इट्स नॉट रिविजन, बेसिकली लास्ट मिनट के कुछ टिप्स है। मतलब साइंस एग्जाम देने से पहले कुछ बहुत खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और वही चीज मैंने उस वीडियो में दे रखी है, जो आपको 8 o'clock को वो आपको मिल जाएगा। आप जरूर उस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी 10th का एग्जाम दे रहे हैं, और 5 to 10 मार्क्स फॉर श्योर उसकी वजह से आपके बढ़ेंगे, और सिर्फ साइंस नहीं बाकी एग्जाम्स में भी काम आएगा वो जो टेक्निक है, ठीक है? काफी सारे। सो गाइज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना एंड गेम। सो लेट्स बिगिन गाइस। यहां पर क्या क्या बातें हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओवरव्यू में हम पूरे साइंस के कंटेंट में क्या करने वाले हैं, सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पर करने वाले हैं, या जो चीजें जो हमने अभी तक नहीं करी बायोलॉजी, कुछ पार्ट्स हैं जो हम यहां पर देखेंगे। इसके अलावा सम चैप्टर वाइज असर्शन रीजन, चैप्टर वाइज असर्शन रीजन जो है बहुत ज्यादा नहीं, एक चैप्टर से दो हम यहां पर करेंगे, और आप देखिए आपको कितना आ रहा है या प्रैक्टिस हुआ है नहीं हुआ है। एंड एट एंड हम यहां पर फुल साइंस का एक मेंटी लेंगे, ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चंस होंगे, और आज जो है यहां पर हम देखेंगे इतने बच्चों में कौन जीतने वाला है, और आज का जो आयरन मैन है वो कौन बनने वाला है, ठीक है? तो यहां पर शुरू करते हैं। यस गाइस, यहां पर देखो सबसे पहले मैंने जो बायोलॉजी वाला पार्ट जो ज्यादा हमारा बचा हो उसके बारे में यहां बात कर रहा हूं। सो दिस इज अगेन बायोलॉजी से आया ये ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको पता है भाई, ये प्लांट्स, इसमें हमने प्लांट्स पढ़ा हुआ, ग्रीन प्लांट्स, और इसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है एनिमल्स का, ठीक है? बेसिकली ह्यूमंस का। सो ये जो न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना प्रिपेयर करता है, ऑटोट्रॉफिक। और जो हेट्रोट्रॉफिक है उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है? वो हो गया हेट्रोट्रॉफिक। देन ऑटोट्रॉफिक में हमने जो ग्रीन प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा, उसमें क्या होता है, उसमें CO2 H2O जैसी बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करके फूड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है? ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर किया जाता है। यहां पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बेसिकली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और सीधे वो इनडायरेक्ट वे से वो फूड डिराइव करते हैं, ओके? एंड देन एट द एंड यहां पर क्लोरोफिल और सनलाइट जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स यहां रिक्वायर्ड होते हैं, यहां पर उसकी कोई रिक्वायरमेंट हेट्रोट्रॉफिक में नहीं होती। इसके बाद why are heating elements of electric toaster
एंड इलेक्ट्रिक आयन। गाइज ये जो ऐसे सवाल हैं जो आपको जरूर और जरूर आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस हमने डाल रखा है, वो आप देख सकते हो जिन्होंने भी नहीं देखा हुआ है, और उसको ढंग से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं तो उसके मतलब होते हैं। ओके Why are heating elements of electric toaster and electric iron made up of alloys? Alloys के क्यों बने होते हैं, प्योर मेटल के क्यों नहीं बने होते? बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम चाहते हैं कि भाई वहां पर हीटिंग हो तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए यू नो दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी हाई होने के लिए हमको ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना होगा जो किससे बने हो, वैसे मटेरियल्स, मतलब हाई रेजिस्टिविटी के। एंड अलॉयज हैव रिलेटिवली हाई रेजिस्टिविटी कंपेयर्ड टू प्योर मेटल्स, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहां पर, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, नेम द प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इंडस्ट्रियल जो उसका प्रिपरेशन प्रोसेस है वो आपको बताना है। दैट प्रोसेस इज ऑब्वियसली, आपको अगर याद हो, अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा हुआ है, देखो क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा के आने वाले, जैसे मैं बता रहा था आपको रिपीटेडली, कि डायरेक्ट नहीं पूछेंगे व्हाट इज क्लोरो एल्कली प्रोसेस, आपको इसी तरीके से बताया होगा, और आपको इनडायरेक्ट वे में मतलब आंसर दिया, क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली। तो दैट प्रोसेस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। जो कॉन्फिडेंट जाएगा एग्जाम में, जो हमारे कल के एग्जाम में जो बच्चा कॉन्फिडेंट होके जाएगा वो ऐसे आंसर्स को, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएगा। और जो बंदा पहले से डर जाएगा, भले उसने सारी कुछ पढ़ा हो लेकिन डर गया, तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएगा। जबकि हमने ये चीज पढ़ी हुई है क्लोर एल्कली प्रोसेस, स्टिल ये दिक्कत हो सकती है। ओके, सो व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस यहां डायरेक्ट नहीं बोला, यहां पर ये बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियली कौन से प्रोसेस से होता है। सो ऑब्वियसली दैट प्रोसेस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसके बाद क्या बोला है, इन दिस प्रोसेस अ गैस इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहां पर हम प्रोसेस जो रिएक्शन है, बिकॉज आगे वो दिया गया है तो हम वो रिएक्शन लिख लेते हैं। व्हाट इज दैट प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें ब्राइन सोल्यूशन यानी कि नमक का सोल्यूशन, जो NaCl जो टेबल सॉल्ट होता है अपना, उसको पानी में मिलाया गया है। दिस इज ब्राइन सोल्यूशन, नमक को पानी में मिलाया है। और यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम यहां पर, है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और यहां पर फॉर्म होता है NaOH, इसमें फॉर्म होता है H2 एंड इसमें फॉर्म होता है Cl2 गैस। सो दिस इज दैट क्लोर एल्कली प्रोसेस गाइस। ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट कि ये वो प्रोसेस है जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के काम में आता है NaOH के। ओके, अब यहां पर क्या बोला है, बाय प्रोडक्ट गैस X, तो अब गैस ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो गैस। आगे देखते हैं क्या बोला है, दिस गैस रिएक्ट विथ लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड Y। तो ये गैस जो है वो लाइम वाटर से रिएक्ट करके कंपाउंड Y देता है विच इज यूज्ड इन ब्लीचिंग एजेंट। तो मेरे ख्याल से ये अब ये बात हो रही है लाइम वाटर ब्लीचिंग, यानी ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन अगर आपको याद हो, यानी CaOCl2, इसके प्रिपरेशन में क्या होता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे यानी स्लेकेड लाइम के ऊपर अगर हम यहां पर क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो ये होता है। तो ऑब्वियसली वो गैस जो X बोला गया था वो गैस किसकी बात हो रही है, दैट गैस इज क्लोरीन, ठीक है। तो यानी कि वो X जो है वो क्लोरीन है, वो हमको पता लग चुका है। अब इसके बाद फाइनली आइडेंटिफाई X एंड Y, ठीक है। तो यहां पर अच्छा वो X इन द प्रोसेस ऑफ अ गैस X इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, द गैस रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड Y। तो अब वो कंपाउंड Y कौन सा है, दिस इज दैट कंपाउंड Y, ठीक है। तो हमको X और Y दोनों पता चल चुका है, X है क्लोरीन और Y है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। एंड राइट द केमिकल रिएक्शन, तो हमने दोनों रिएक्शंस ऑलरेडी यहां पर लिख दिए, ठीक है। तो जब तक आपने सही तरीके से डीप समझा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, ऐसे घूमे हुए या तिरछे सवालों को आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आपको एकदम स्पून फीडिंग की तरह एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है, या फिर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, आपको घुमा के देंगे और आपको उसी के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो जितने हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले हैं, हमने लगभग, मैंने जो आपको पैटर्न दिया हुआ है उसमें मैंने सारा आपका पोर्शन कराया हुआ है, चाहे वो पहले का वीडियोस हो या सुपर रिवीजन जो हमने अभी किया था 1 महीने पहले, या फिर 1 शॉट रिवीजन हो, इन सब में मैंने यही कोशिश करी है कि आपको सारा सिलेबस करा दूं। बस आपको दिमाग से ये तैयार रहना इस बात के लिए, क्वेश्चन घुमा के आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। और
इसके बाद नेक्स्ट वाला, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ब्लू कलर पाउडर ऑफ, देखो यहां पर कलर दिया हुआ है कॉपर नाइट्रेट, इन अ बॉइलिंग ट्यूब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहां पर सीधे आप हीटिंग बोला गया कॉपर नाइट्रेट का, कॉपर नाइट्रेट इज CuNO3 ट्वाइस 3H2O। ठीक है, इसमें वाटर ऑक्सीडाइजेशन है, और जब इसको हीट करते हैं तो ये ब्लैक कलर का क्या फॉर्म हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद अ ब्राउन गैस, कौन सा ब्राउन गैस है वो, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द गैस X, तो यहां पर गैस कौन सा है, ब्राउन कलर का, वो तो दे दिया, X जो है अपना NO2 है। ठीक है, इसके अलावा राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो आपको देखो यहां पर कई बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर हमको प्रैक्टिकल वाली किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी। ठीक है, तो अब ऐसा है कि केमिस्ट्री के देखो कुछ रिएक्शंस है टेक्स्ट बुक में जो हमको दिए हैं, NCERT वाले रिएक्शंस, तो इक्वेशंस तो हमको पढ़ना ही है, साथ के साथ जो एडिशनल वाले हैं वो कहां से आते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से जो एडिशनल रिएक्शंस है, ठीक है, दैट फॉर दैट, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ता है जो प्रैक्टिकल बेस्ड बुक्स होती है। प्रैक्टिकल वाली किताब जो है वो इसी काम में आती है जहां पर आपको एडिशनल क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। एंड फॉर बायोलॉजी ऑल्सो काफी टर्म्स, काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको प्रैक्टिकल वाली किताब से समझ सकते हो। ओके, एंड नाउ अब यहां पर एंड में क्या पूछा है, राइट द pH रेंज ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ गैस X। तो यहां पर गैस X तो हमको पता चल गया क्या है, वो NO2 है, NO2, तो इसका एक्वस सोल्यूशन यानी इसको पानी में मिला दिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको पता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जब पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जब पानी में मिलाते हैं तो एसिड फॉर्म करता है, इट फॉर्म एसिड। ठीक है, ये फॉर्म करेगा नाइट्रिक एसिड HNO3। pH रेंज क्या रहेगा, सो दैट इज it would be less than 7 और 6.9। ठीक है, बिकॉज दैट ऑब्वियसली इज एसिडिक। ठीक है, तो इसके लिए वो कैसा रहेगा, वो एसिडिक होगा। ओके, लेस देन 7 यानी एसिडिक हो गया। अगला, लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशन विच पोज अ चैलेंज टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो ये लगभग ये आपको स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि हर एक सवाल जो है वो ट्विस्टेड होगा, बट देखो अगर समझो कि अगर हम 10 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 10 में से अगर आपको 7 सवाल सीधे मिल जाए, मतलब आपको लग रहा है इजीली आ जाएगा, तो 3 सवाल में आपको मतलब हड़बड़ाना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो जो बाकी 3 सवाल होंगे ना वो भी आपको उसके आंसर्स आ रहे हैं, बस थोड़ा सा सोचना है, 1-2 बार उसको पढ़ोगे और अपने जो आपने पढ़ा हुआ है उससे एनालाइज करोगे तो चीजें आएंगी। ओके, और बाकी जो टिप्स है वो मैं आगे जो 8 बजे जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, लिस्ट एनी, ओके, तो यहां पर 3 हमको यहां पर चैलेंज बताने या 3 डिसएडवांटेज बेसिकली बताने मेंडलीव के। तो मेंडलीव में अचीवमेंट्स भी थे, डिसएडवांटेज भी थे। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये था कि आइसोटोप्स, गाइस आइसोटोप्स यानी एक ही एलिमेंट का आपको पता है कि 3 मतलब मोर देन 1 आइसोटोप होता है। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, प्रोशियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीशियम, तो ये अलग अलग मास है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये अलग अलग मास वाले हाइड्रोजन को, बिकॉज यहां पर स्टेटमेंट क्या था, एलिमेंट शुड बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स को रखेंगे तो आप एक एलिमेंट को एक जगह नहीं रख सकते, यहां पर H1, फिर ये H2, ये H3, यानी प्रोशियम, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके तो ये पूरा टेबल गड़बड़ा जाएगा, सही है ना। तो यहां पर ये बहुत जरूरी है कि एलिमेंट्स का जो ये मास वाला ऑर्डर था वो नहीं देना चाहिए था। दिस वाज अ डिसएडवांटेज कि यहां पर ये कहा गया था कि एलिमेंट्स को कैसे प्लेस किया जाए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जबकि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स के। ये पहला डिसएडवांटेज। इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या है गाइस, व्हाट इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ दिस मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, कि यहां पर कुछ एलिमेंट्स के कुछ स्पेसेस, कुछ एम्प्टी स्पेसेस जो वहां छोड़े गए थे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। कुछ एम्प्टी स्पेसेस के उसने एक्सप्लेन किए थे, बट कुछ एम्प्टी स्पेसेस के एक्सप्लेनेशन नहीं थे। ठीक है, जैसे कि जो सिलिकॉन जर्मेनियम वाले का, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया गया था, है ना, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, वो स्पेसेस के लिए एक्सप्लेन किया गया था, बट सभी के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी गाइस। इसके बाद, हाउ डज मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट वैरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है ये चीज आपको पता है
कि सबसे लेफ्ट में हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में सबसे बेस्ट मेटल्स होते हैं और राइट में सबसे बेस्ट नॉन मेटल्स होते हैं। हम यहाँ पर ट्रेंड में कभी भी 18 ग्रुप की बात नॉर्मली नहीं करते, ठीक है। तो अगर यहाँ बेस्ट मेटल है मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम हो रही है, घटती जा रही है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके बाद फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द, और हमको लेफ्ट टू राइट तो बताना ही है, टॉप टू बॉटम भी बताना है। अब टॉप टू बॉटम में क्या लॉजिक आती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है बढ़ती जाती है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी और बढ़ जाती है और इसी वजह से मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है। सो लेफ्ट टू राइट मेटालिक नेचर डिक्रीजेस बट टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहां पर, एंड यहां पर असर्शन रीजन जो है वो भी बहुत जबरदस्त वाले हैं एंड एंड में मेंटी भी होगा, बट आई डोंट थिंक कि मुझे डाउट है यहां मेंटी चल पाएगा कि नहीं, ठीक है, इतने बच्चों के बीच में, बट स्टिल विल बी ट्राइंग इट। इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इन एटम्स ऑफ 4 elements A, B, C and D are distributed in 3 shells having 1, 3, 5 and 7 electron respectively। तो यहां पर इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। ओके, तो यहां पर एलिमेंट्स है 4 elements A, B, C and D, A, B, C and D are distributed in 3 shells having 1, 3, 5 and 7 electrons respectively in their outermost shell। तो यहां पर outermost shell में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है outermost में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स है और 3 शेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब सबके पास 3 शेल्स है, 3 ऑर्बिट्स है, यहां भी 3 ऑर्बिट 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 है, बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां 5 है, यहां 7 है। ओके, इन द आउटर मोस्ट शेल। ओके, राइट द ग्रुप नंबर इन विच दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहां पे इस लॉजिक से, ये लॉजिक हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ये वाली चीज जो होती है एलिमेंट की, दैट इज द पीरियड नंबर होता है, और एलिमेंट का यहां वाला जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं ग्रुप नंबर। तो पीरियड नंबर से हमको क्या पता चलता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ शेल्स, और ग्रुप नंबर से हमको क्या पता चलता है कि एलिमेंट भाई इस ग्रुप में, उससे हमको क्या इंडिकेट होता है, क्या इंडिकेट करने में हेल्प करता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। तो यहां पर अगर ये कहा गया है कि इन तीनों के पास, मतलब ये तीनों के पास 3 शेल्स है, इसका मतलब सब कौन से पीरियड में आते हैं, दे ऑल बिलोंग टू 3rd पीरियड, ठीक है। क्योंकि हमने यहां बोला पीरियड नंबर से पता चलता है नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। सवाल में दिया है कि सबके पास 3 ऑर्बिट्स है, तो ऑब्वियसली दे ऑल बिलोंग टू 3rd पीरियड। और उसके बाद इनका जो ग्रुप नंबर है कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा यहां से, दिस इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है, पहले वाले ग्रुप में बिलोंग करता है। B is containing 3 electron in the last orbit, मतलब ये 13th ग्रुप में बिलोंग करता है। हमको पढ़ना नॉर्मल एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13th से लेके फिर 18th, है ना। 3rd से 12th तक की बात नहीं करनी, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ओके, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, तो इसका मतलब ये 15 ग्रुप में लाई करता है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 17 ग्रुप में लाई करता है। ओके गाइस, इसके बाद राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स बी एंड डी। कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक 3 ऑर्बिट्स है, तो पहले में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, तीसरे का तो दिया ही है आपको 3, है ना। कैपेसिटी वाइज देखेंगे तो 2, 8, 3 हो गया। और ऐसे ही डी का, डी के लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बोला है कि उसमें 3 ऑर्बिट्स है, तो पहले की कैपेसिटी 2 भरी होगी तभी दूसरे में गया होगा, दूसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है तभी तीसरे में गया होगा। सो 2, 8, 7 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर डी। The molecular formula of compound formed when B and D combine। तो यानी कि जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। गाइज अगर आप कमेंट कर सकते हो यहां पर तो करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। B और D रिएक्ट करेंगे तो देखो यहां पर ये मेटल है, दिस इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो ये लूज करने की टेंडेंसी रखता है, +3 चार्ज फॉर्म करेगा, है ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 5 गेन करना मुश्किल है। और यहां पर दिस इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो D जो है 7 इलेक्ट्रॉन से मतलब 1 गेन करना आसान है, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, सो -1 चार्ज आएगा। सो यहां पर 3 नीचे गया, 1 इधर आया,
सो दिस इज BD3 इज द फॉर्मूला। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या बात है, यहां पर बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं, दैट इज ऑसम। ठीक है, BD3 इज द फॉर्मूला, वेरी गुड। अब यहां पर एक न्यूमेरिकल है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई। ठीक है, बहुत यहां पर वेरी गुड, क्या बात है, इतने सारे आंसर फ्लो कर रहे हैं यार, दिल जीत लिया आपने, दैट इज ऑसम, दैट इज ग्रेट। अब ये सवाल जो है, जो लोग पढ़ सकते हैं पढ़े और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज मैं यहाँ पर क्वेश्चन को न्यूमेरिकल कैसे करना है वो चीज बता रहा हूं कि ऑब्वियसली हमको गिवन टू फाइंड फॉर्मूला और फिर सोल्यूशन। तो इससे फायदा क्या होता है ऐसा लिखने से कि अगर मान लो कि आपका क्वेश्चन कभी आंसर गलत हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, मान लो अगर गलत हो गया तो स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आ रहा फॉर्मूला तक तो लिख लो कम से कम। ठीक है, इसलिए हमको फॉर्मूला करना है। ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ो और उसके हिसाब से जो गिवन है वो उतारते जाओ। तो गिवन क्या है यहां पर, A 6 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of concave mirror of focal length। तो कॉन्केव मिरर है भाई और उसका फोकल लेंथ कितना है 30। हमको पता है कॉन्केव मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ को नेगेटिव लिखा जाता है। सो दिस इज -30 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट बोला गया है उसका डिस्टेंस कितना है, यानी यू की वैल्यू कितना, हमको पता है यू हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है। साइन कन्वेंशन की वीडियो अभी डाली थी मैंने। ठीक है, सो दैट इज 45, so that is -45 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, और हाइट भी दिया ऑब्जेक्ट का, यानी h दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके ग्रेट, दैट इज ग्रेट। इसके बाद द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके वो हो गया। यूज द मिरर फॉर्मूला, ऑब्वियसली विल बी यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, मिरर है। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये है मिरर फॉर्मूला। अब इसमें हमको पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है और साइज निकालना है। कौन सी बड़ी बात है, तो हम यहां पर वैल्यूज डाल देंगे। f और u की वैल्यू डालोगे तो यहां से तुमको v मिल जाएगा। इसके बाद नेचर कैसे निकालेंगे, वैसे भी आपको अगर ये v मिल जाए तो हम बता सकते हैं माइनस या प्लस की मदद से, या फिर आप मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h' एंड मिरर है तो मिरर के लिए -v/u, अगर लेंस होता तो +v/u लगता। इसमें ये आपको दिया हुआ है, ये वाला आप यहां से फाइंड करके डालोगे, u भी आपको गिवन है, तो ये तीन चीजें दी हैं तो आपको h' मिल जाएगा। अगर h' पॉजिटिव आया तो मतलब नेचर क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। अगर h' नेगेटिव आया तो नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड। ओके, और उसी तरीके से आप ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, और एल्स मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब यहां पर h दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेस 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स। गाइज ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां पर ये वाली जो चीज दी है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, -50 लिखोगे बेसिकली इसको। ओके, और सो नेगेटिव 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो f इज इक्वल टू +30 लिखा जाएगा, 30 दिया है यहां पर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। जैसे ही बोल दिया स्क्रीन, मतलब ये कौन सा वाला केस बताया है जिसके अंदर रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमको यहां पर v फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद फाइंड द नेचर एंड साइज, अगेन द सेम थिंग। ठीक है, उसके बाद हमको रे डायग्राम भी पूछा है, तो ऐसे सवालों में ध्यान देना। आप जल्दबाजी में ये हो जाता है कभी कभी कि हम सॉल्व करके छोड़ देते हैं और कैलकुलेशन के चक्कर में हम ये नहीं देखते हैं कि वहां रे डायग्राम भी पूछा है। यहां पर गड़बड़ कर दोगे। सो आई वॉन्ट यू कि भाई आप जब कोई क्वेश्चन कर लेते हो और उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे हो तो उसमें देखो कि और कुछ तो नहीं पूछा, कनेक्टेड चीजें हम भूल जाते हैं। ओके, सो प्लीज 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 इस बात पे ध्यान देना कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम क्या करेंगे, हम आगे की चीजें या कुछ ऐसी चीज है जो वहां पर पूछी गई है जो हम आंसर नहीं कर रहे, तो इस बात का आपको बहुत बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी लगभग कराया, बट देख लो आप एंड जस्ट ट्राई दिस। यहां पर पीरियड सेकेंड पीरियड में एलिमेंट है लिथियम, थर्ड में है सोडियम, फोर्थ में है पोटेशियम, फिफ्थ में है रूबिडियम। ओके, तो यहां पर उनका जो एटॉमिक नंबर है वो यहां पर दिया है 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37। ठीक है, ऐसे ही यहां पर नेक्स्ट वाले का एटॉमिक यहां पर एलिमेंट दिया है बेरिलियम का 4, 12, 20 एंड 38। ओके, और उसके हिसाब से चीजें पूछी गई है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का क्या लिखते हैं भाई, 2, 8, 8, 2 लिखते हैं। ठीक है, वैसे 2, 8, 10 लिखा जा सकता है, बट आपको पता है ये लॉजिक कि हाँ
दिस इज मोर स्टेबल विथ ये वाला स्टेटस। ओके, इसके बाद प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रूबिडियम। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रूबिडियम, वो कौन से वाले में आ रहा है, देखो इसकी लिस्ट में आ रहा है। मतलब आप लिथियम का समझ लो कि 2,1 है, तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कौन से ग्रुप का बात हो रहा है, दिस इज अबाउट फर्स्ट ग्रुप। तो यानी कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। ऐसे ही यहाँ पर बेरिलियम का बना लो 2,2, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, तो इसी हिसाब से लॉजिक लगानी है कि हर चीज हर जगह दी नहीं होगी, आपको अपना भी दिमाग लगाना है। ठीक है, इसीलिए सीबीएसई बाकी बोर्ड से डिफरेंट इसलिए है कि यहां पर सिर्फ रट्टा मारने वाले को नंबर नहीं मिलते, अगर आपने ध्यान से समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो गड़बड़ हो सकती है। ओके, इसके बाद है व्हाट इज द नंबर ऑफ शेल इन स्ट्रोंशियम। तो यहां पर जो एसआर है उसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, सो जस्ट चेक कि वो कौन से पीरियड में है। 5th पीरियड में तो 5 ऑर्बिट, अगर कोई एलिमेंट 4th पीरियड में है तो 4 ऑर्बिट, ये तो हमने पढ़ा है। ओके, इसके बाद प्रेडिक्ट वेदर के इज मेटल और नॉन मेटल। ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप में है, सो दैट इज अल्कली मेटल, ऑब्वियसली दैट इज अ मेटल। विच वन ऑफ द एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, इसमें से जो दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा। तो पहली बात तो ये कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होती है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ती है। तो सबसे बड़ा देखो यहां से इससे छोटा ये होगा, तो ये बड़ा हो गया बेरिलियम से। वैसे ही लिथियम से ज्यादा बड़ा सोडियम होगा, सोडियम से ज्यादा बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रूबिडियम, और रूबिडियम से राइट में जाएंगे तो वो साइज छोटी होती जाती है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ यहाँ पर, रूबिडियम, बिकॉज लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। ठीक है, बहुत कचरा हो गया, आगे देखते हैं। अरेंज बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड रूबिडियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। ठीक है, वो रिस्पेक्टिव है। तो यहां पर उसी लॉजिक से आपको बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और रूबिडियम का एटॉमिक साइज के ऑर्डर में लिखना है। बेरिलियम कहां पर है, ये। ठीक है, सेकेंड पीरियड में है तो 2 ऑर्बिट्स है उसके पास। इसके बाद कैल्शियम की बात करी गई है। कैल्शियम देखो यहां पर है 4th पीरियड में 4 ऑर्बिट्स है, 1 2 3 4। ओके, इसके बाद बोला गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहां पर है, उसके पास 3 ऑर्बिट्स है, 1 2 3। ओके, इसके बाद है अपना रूबिडियम, रूबिडियम के पास 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि 5th में आ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट पता चल रही है वो कौन से वाले पीरियड में आ रहा है उससे। इसके पास 2, ठीक है, कैल्शियम के पास 4, मैग्नीशियम के पास 3 और रूबिडियम के पास 5। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा हुआ रूबिडियम एटॉमिक साइज में, इससे छोटा हुआ कैल्शियम, इससे छोटा हुआ मैग्नीशियम, इससे छोटा हुआ बेरिलियम। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे सारा खेल है। ओके, मूव करते हैं आगे, अगला वाला देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर, ये वाला हमने कई बार क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूं डायरेक्ट आंसर बता दो यहां पर कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। वाटर का कितना बोला है, 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ग्लास का है 3/2, वाटर का है 4/3। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸, यानी ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है 2 × 10⁸, आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, CW बताना है। तो देखो पहले जो पता करना है वहां से फॉर्मूला आप निकालोगे कि ये निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ एयर इज 4/3। ठीक है, और ये कैसे दिया जाता है, देखो ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ C1 है, यहाँ C2 है। फॉर्मूला क्या होता है, N21 इज C1/C2। तो वैसे ही यहां पर ऊपर एयर, नीचे वाटर, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ एयर में आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब आपको इस लॉजिक से हमको पहले निकाल लेना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि यहां पर क्या होगा, हमको बेसिकली निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया, तो वो चीज हमको यहां से निकालनी पड़ेगी। ओके, सो अगेन डूइंग द सेम थिंग विथ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ एयर will be equal to speed of light in air by speed of light in glass। ठीक है, अब यहां पर speed of light in air निकाल सकते हो, इसको यहां भेज दो। so this is already given, कितना है ये, this is 3/2। speed of light glass कितना दिया हुआ है,
2 इंटू 10⁸, ये कैंसिल हो गया 2, और ये आ गया 3 इंटू 10⁸, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना हो गया 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब हम यहां पुट करेंगे, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके गाइस, मूव करते हैं आगे। अब देखो ये वाला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट बनाता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, कि जहां पर आपको सोलार कुकर बनाने को कहा जाता है, ठीक है, और उसके अंदर की कुछ खास बातें पूछी, कोई इनडायरेक्टली कुछ नई चीज पूछी गई है। जैसे कि यहाँ पर जो फोकस्ड मिरर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द सोलार एनर्जी, उसका फंक्शन पूछ सकते हैं वो क्या करता है। तो ये जो मिरर होता है यहाँ पर, वो क्या करता है, सोलार एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है इस तरफ, ठीक है, जो भी लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है फूड की तरफ। और जो ब्लैक पॉइंट और ब्लैक बॉक्स अंदर की तरफ से जो ब्लैक कोटिंग होती है, वो क्या करती है, इट अब्सॉर्ब्स मोर हीट, ये ज्यादा हीट एनर्जी को क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है। एंड फाइनली कमिंग टू, यहां पर देखो कुछ और बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब देखो ये वाला इक्वेशन आपको बताया गया, तो इसमें कंप्लीट करना है। कोई नहीं यार, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बी रेडी विद दैट। मैंने कहा टेक्स्ट बुक के सारे, एनसीईआरटी के सारे इक्वेशन जो है वो आपको पढ़ने हैं, करने हैं। सो दिस इज इथेनॉइक एसिड, और ये अपना बेसिकली देखो ये एसिड है और ये है मेटल कार्बोनेट। ये हमने ऑलरेडी एसिड बेस में पढ़ा है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है या फिर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट वाटर के अलावा CO2 भी फॉर्म करता है। सो दिस विल बी फॉर्मिंग CH3COOH है। अगर ये Na2CO3 से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो ये देखो सोडियम का एसीटेट, यानी CH3COONA, जिसको हम सोप भी कहते हैं, प्लस CO2, है ना, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो रिएक्शन हो गया। अगला है ये, सो दिस इज सिंपली कंबशन ऑफ मीथेन। जब मीथेन को जलाया जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन की ऑक्साइड बनाएगा, यानी क्या, CO2 प्लस H2O। पर मैं यहां पर एक बहुत खास बात कहना चाहूंगा, जो मिस्टेक मैं यहां पर कर रहा हूं वो आपको नहीं करना है। क्या, कोई भी इक्वेशन जब आप लिख रहे हो, यहां पर भले ही देखो यहां बैलेंस कुछ नहीं बोला है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, कोई भी इक्वेशन जब आप लिखते हो, अगर आपने पेपर में अपने से लिखा हुआ है, यू शुड राइट द इक्वेशन इन बैलेंस फॉर्म। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंसिंग की कई सारी वीडियोस हमने बनाई है। आगे ये वाला देखो, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। सो ऑब्वियसली C2H5OH इज इथेनॉल। इथेनॉल प्लस सोडियम क्या बनाता है, सोडियम इथेनोएट, C2H5ONA प्लस H2 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, कंस्ट्रक्ट द डायग्राम वी यूज टू रेज, टू कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम वी यूज टू रेज which are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirror. List 2 such rays and state the path of these rays after reflection in case of concave mirror. तो concave mirror के लिए मतलब दो रिफ्लेक्टेड जो आसान, जो जिससे आप रे डायग्राम बनाते हो, वो आपको बताने हैं। तो रे डायग्राम देखो डायरेक्टली नहीं, बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक रे जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो लगभग सभी लोग यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट से ऐसे रे आ रहा है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास होता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये एक हो गया, और वैसे दो बोला है, हम देख लेते हैं और क्या क्या हो सकता है, कौन सा रेज यूज करते हैं। एक रे यूज करते हैं जो फोकस से पास होता है, फोकस से पास होगा तो पैरेलल निकलेगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, अगर फोकस से पास होगा तो पैरेलल निकलेगा। और एक रे कौन सा यूज करते हैं, जो ये वाला होता है कि ऑप्टिक जो पोल की तरफ जो कोई रे जाएगा तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बना के बाउंस होके आएगा। इसमें 3 बना दिए मैंने, आपको कोई भी 2 बताने हैं, ठीक है। यूज 2 रेज हो गई, ये चीज तो हो गई। वैसे ही कॉनकेव मिरर के बारे में या अलग मिरर्स के लिए पूछा जा सकता है, लेंस के लिए पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये वाला सवाल मैंने मेंटी में रखा हुआ है, तो वैसे ये वाला वहां पर कवर कर दिया जाएगा। ओके, नाउ ये वाला आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये दिस इज ऑलमोस्ट लाइक हमने कई बार अभी कर लिया, ठीक है। इसमें देखो ऐसे ग्राफ वाले आएंगे तो आपको क्या करना है भाई, सिंपल है, ग्राफ हो या कुछ भी हो,
आपको डायरेक्टली कोई एक वैल्यू से आपको बेसिकली रेजिस्टेंस ही निकालना है। ये दिया है करंट, ये दिया है वोल्टेज, ये कुछ भी दिया हो आपको भाई सीधा सा फॉर्मूला आपको पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अगर रेजिस्टेंस पूछा है तो आर क्या है, नीचे आ जाएगा V अपॉन आई। तो बस कोई भी एक करस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि इधर V को क्या लिखा है 0.5, I को क्या लिखा है 0.1, मतलब कोई भी एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू यूज कर ली है। जैसे अगर आप I को 1 लिखते तो उसके करस्पॉन्डिंग V को 5 लिखते, ठीक है। इस तरीके से आपको निकाल लेना है रेजिस्टेंस। आगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मैंने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है वो सब के बारे में, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, और इसमें जो अलग अलग पार्ट्स यूज होते हैं उसका भी जो फंक्शंस होता है, जैसे आर्मेचर का, ब्रशेस का, ठीक है। जैसे मोटर का प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन अ कॉइल, जब कोई कॉइल को, व्हेन अ कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ द फोर्स द कॉइल बिगिंस टू रोटेट, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल मतलब क्या, बेसिकली वो जो हो रहा है उसमें बता देना है कि जैसे मोटर में क्या हो रहा है, एक कॉइल है जिसमें करंट पास हो रहा है और उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और जैसे उसमें करंट पास किया गया और मैग्नेटिक फील्ड में जब उस कॉइल को रखा गया तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिससे वो रोटेट करता है, बस दैट इज अ वर्किंग प्रिंसिपल। आर्मेचर क्या होता है, इट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड, या क्या करता है, इट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकेंड रोल इज टू जनरेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो जो आर्मेचर यूज होता है हमारे मोटर में वो उसका ये काम है। ब्रशेस क्या करते हैं, जो कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं वो क्या करते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट चीज है ये, मेक कॉन्टैक्ट विद द रोटेटिंग रिंग्स of the commutator and through the supply current, and through them the supply current, they supply current to the coil, ये हो गया। इसके बाद स्प्लिट रिंग का, स्प्लिट रिंग्स क्या करता है, स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इतना याद रखो बस कि वो क्या करता है, कभी यहां से करंट ले रहा है, कभी यहां से करंट ले रहा है, ठीक है। तो यानी वो रिवर्स करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कम्यूटेटर, ओके। एंड देन सोप और डिटर्जेंट, डिफरेंस याद रखो भाई, क्या है सोप डिटर्जेंट का डिफरेंस। सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, डिटर्जेंट सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। इसके बाद ये पॉइंट अगर नहीं भी याद रखोगे, इजी पॉइंट्स याद रखो कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में यूज नहीं किया जा सकता, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में यूज कर सकते हैं। सोप इज बायोडिग्रेडेबल, यानी इतना पोल्यूशन नहीं करेगा, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, whereas detergent is non-biodegradable. Soap have relatively weak cleansing action, उतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाता क्योंकि वो उतना हार्श नहीं है जितना डिटर्जेंट है। ये क्लीनिंग ज्यादा करता है लेकिन कपड़ों को खराब भी जल्दी करता है। अब इसके बाद रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का तो आपको पता ही भाई, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो एंड वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कुछ सवाल बनते हैं जो आते ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फंक्शन पूछा जाता है ओवरी का, ओविडक्ट का, यूट्रस का, एंड देन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ध्यान से देख लेना, समझ लेना भाई, बहुत बहुत जरूरी चीज। ओवरी क्या करता है, ओवरी इट प्रोड्यूसेस एग फॉर फर्टिलाइजेशन। ओवरी क्या करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है वो क्या करता है, वो ओवम या फिर एग प्रोड्यूस करता है जो फर्टिलाइजेशन काम में आता है। इसके अलावा ओवरी जो है फीमेल हार्मोन सेक्रेट करता है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। जो क्या करता है, एस्ट्रोजन का काम क्या है, टू ब्रिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसके बाद ओविडक्ट क्या करता है, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब जो होती है, ठीक है, उसका काम क्या है। ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहां पर क्या होता है, उस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो एग वहां से जा रहा है, ठीक है, इधर से जाएगा तो यहाँ फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइज जाइगोट टू द यूट्रस, इट कैरीज द एग टू द यूट्रस। मतलब हमको पता है कि एग जो है वो यहाँ रहता है, ठीक है, ओवरी के अंदर ये रहेगा ओवम या जाइगोट। जब स्पर्म आएगा यहाँ पर तो ये जो एग को यूट्रस में प्लेसेंटा में अटैच करना है तो वो इसी रास्ते से जाएगा, ठीक है। तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, और दूसरी बात कि वो उसी रास्ते से होके और यूट्रस के अंदर जाता है जो एग है। इसके बाद यूट्रस का काम क्या है, ये नरिशमेंट देता है ओवम को, इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द ओवम एंड यानी बेसिकली वो जो डेवलपमेंट होता है जो फीटस का, वो उसी के स्पेस में अंदर प्लेसेंटा है वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। प्लेसेंटा क्या करता है, इट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ये यूट्रस के अंदर वाला हिस्सा है जो थिक स्पॉन्जी बन जाता है, ठीक है, दैट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जो एग्जैक्टली जहां पर इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जो जाइगोट है
वो वहीं पर जाके इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर वाले वॉल में, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। डायग्राम थोड़ा सा अभी नहीं बता पा रहा हूं इसमें, बट डायग्राम के लिए मैं आगे आ रहा हूं उस पॉइंट पे। लिस्ट 4 प्रिकॉशंस दैट आर, अब देखो ये इस तरह की चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल बेस पे भी चीजें आती हैं, ठीक है, तो आपको करके रखना है। जैसे यहां पर बोला है कि जब एक लेंस का जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, तो उसमें निकालने के टाइम पे जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है। जैसे लेंस को वर्टिकली प्लेस करना है इन द लेंस होल्डर, उसके बाद में बेस ऑफ लेंस एंड वाइड स्क्रीन शुड बी इन द लाइन ऑफ मेजरिंग स्केल, इसके बाद में देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्टैकल इन देयर पाथ, ठीक है। रिकॉर्ड द पोजीशन ऑफ लेंस एंड स्क्रीन व्हेन शार्प इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, ब्लर इमेज के टाइम पे नहीं। तो ये सब चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। 3 एडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है उसके 3 एडवांटेज, अगेन रिप्रोडक्शन से आ गया ये चीज। इट मेक्स पीपल मोर अवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, कीपिंग द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, एक तो एडवांटेज ये हो गया। दूसरी चीज कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताने से इट एजुकेट पीपल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है, एसटीडीज बचाए जा सकते हैं। इट हेल्प द फीमेल टू स्पेस बिटवीन 2 चिल्ड्रंस, तो यानी 2 बच्चे के बीच में कम से कम 3 साल का गैप कहा जाता है, तो उसके लिए काम आ सकता है, ठीक है। इसके बाद इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी बचाई जा सकती है कॉन्ट्रासेप्शन। इसके जो मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स, वो भी एग्जाम में मतलब इंपॉर्टेंट है इस बार के हिसाब से भी। ओके गाइस, इसके बाद प्लांट हार्मोन, कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में देख लें। अब देखो सवाल उल्टा पूछा है, मतलब ये नहीं पूछा कि ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, यहां पर ये बोला गया था कि ग्रोथ ऑफ स्टेम, वो प्लांट हार्मोन बताओ जो ग्रोथ ऑफ स्टेम लाता है, ठीक है, वो प्लांट हार्मोन बताओ जो प्रमोशन करता है सेल डिवीजन प्रमोट करता है, वो प्लांट हार्मोन बताओ जो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ को स्टॉप करता है, और वो बताओ जो इलोंगेशन ऑफ सेल करता है। तो ऐसे उल्टे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इलोंगेशन ऑफ सेल कौन करता है? ऑक्सिन। ग्रोथ स्टॉपिंग हार्मोन हमको एक ही दिया है, एब्सिसिक एसिड। इसके बाद सेल डिवीजन, साइटो यानी सेल, केनेसिस मतलब डिवीजन, सेल डिवीजन करता है ये साइटोकिनिन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए गिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देन अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो आपको आ सकते हैं। तो इसका जो ये इन डायग्राम्स के लिए मैंने जो वीडियोस बनाई है वो आप चेक कर सकते हो। ओके, हाउ टू ड्रॉ, मतलब ये सब चीज़ों के लिए डायग्राम बनाया है मैंने, तो वो आप देख सकते हो कैसे हम इजी वे बना सकते हैं। अब एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे बनाना जरूरी नहीं है, थोड़ा इधर उधर हुआ चलेगा, लेकिन जो लेबलिंग होती है ना वो आपको सही तरीके से ढंग से करना है, उसकी भी टिप्स दी है मैंने। ओके, तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनल है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आता है, ठीक है। अगेन जो सुपरविजन है उसमें आप ये चेक कर सकते हो। इसके बाद है अपना हार्ट, ठीक है। ये वाला तो नहीं, बट ये वाला डायग्राम पॉसिबल है, और ये भी आया तो कौन सा मुश्किल है, ये तो ज्यादा इजी है बल्कि, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली ऐसा बने जरूरी नहीं है, पर इसका जो स्कीम है वो समझ में आना चाहिए कि भाई ब्लड कहां से आया, फिर वहां से कहां गया, ठीक है, फिर वहां से कहां गया, लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स से आ रहा है, फिर इस चेंबर में, फिर इस चेंबर से ये वाले चेंबर में, फाइनली जा रहा है बाहर। तो ये आप जब दिमाग में ये ट्रैक रखोगे तो उसके हिसाब से आप चीजें ड्रॉ कर सकते हो। इसका भी हमने ड्राइंग बनाया हुआ है, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन हार्ट चेक करो, बस एडू मंत्र डाल के आपको पता चल जाएगा कैसे इसको इजीली ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड अगेन दिस इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, आ सकता है लाइफ प्रोसेस में कई सारे डायग्राम जो आ सकते हैं। न्यूरॉन का एक डायग्राम, ठीक है, और जो रिफ्लेक्स आर्क का है, ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ब्रेन वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर चांसेस फिर भी बने हैं। ओके, इसको बनाने का तरीका देखो, ये जो अंदर का जो नहीं बनता ना, बहुत इजी तरीका है, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, इस तरीके से आप इसका ये वाला पार्ट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमन आई कोई मुश्किल नहीं है भाई, इसमें मेन जो लेबलिंग है वो याद रखो। ये क्रिस्टलाइन लेंस है, दिस इज प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया भी ड्रॉ कर लो। जो मेन है ये एक्वस ह्यूमर नहीं जरूरी है इतना, विट्रस ह्यूमर जरूरी नहीं है, ऑप्टिकल नर्व, रेटिना और ये सिलियरी मसल, ठीक है, ये हमारी मेन लेबलिंग है, ये आपको ध्यान देनी है। एसर्शन रीजन, चैप्टर वाइज मैंने एसर्शन रीजन यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, 2 एसर्शन रीजन है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस, ठीक है। और इसमें भी देखो, जो जहां पर हमको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, वो ये उसमें से एक है। एक एमसीक्यू है जहां पर हम गड़बड़ी करते हैं, हम ध्यान से पढ़ते नहीं, सारे ऑप्शन गड़बड़ी करते हैं। एक होता है एसर्शन रीजन जहां पर हम ये करते हैं,
ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको आंसर पता चलता जाएगा। एंड इसके अलावा जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं या बड़े जो जिसमें कनेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर आपको ऑब्वियसली पता है तरीका क्या है कि अगर ए और बी मतलब असर्शन और रीजन दोनों अगर ट्रू है और रीजन जो है प्रॉपर उसी असर्शन का है तो हम उसको ए लिखते हैं, ए मार्क करते हैं, ठीक है। जब दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो प्रॉपर उसी असर्शन का है, ठीक है। अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, ठीक है, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब दोनों ट्रू है लेकिन रीजन प्रॉपर नहीं है उसका, रीजन जो है उस असर्शन का नहीं है, तो बी लिखा जाएगा। सी कब लिखते हैं? जब असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है। डी कब लिखते हैं? जब असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। और ई कब लिखते हैं? जब दोनों फॉल्स है, ठीक है। ये डायरेक्शंस होती है। अब जैसे यहां पर केमिकल रिएक्शन का देखो, मैं हर चैप्टर का 2 लाया हूं, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ट्राई टू आंसर दिस गाइस, ठीक है। तो यहां पर असर्शन क्या दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये एग्जैक्टली एक असर्शन दिया हुआ है। उसका रीजन क्या है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सोलीज वाटर। आंसर क्या है देखो। ओहो, आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई करो, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, इसका आंसर है सी, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की करता है तो सही है, लेकिन उसके बाद रीजन फॉल्स दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर, ठीक है, टू फॉर्म मिल्की प्रेसिपिटेट, ठीक है। वो गंदा नहीं कर रहा है उसको, वाटर को, बेसिकली क्या कर रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है जहां पर एक कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। अगला देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, चलो ये वाला ट्राई करोगे गाइस। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। रीजन क्या है? रीजन दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस। अब बताओ क्या है? ए बी सी डी ई में से काफी बच्चे यहां पर ए लिख रहे हैं, कुछ लोग सी लिख रहे हैं। ए है कि सी है? इसका आंसर है ए इज ट्रू बट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट when heated reacts with calcium oxide and water. Calcium carbonate when heated gives calcium oxide and water. तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करते हैं CaCO3 इसको हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, वाटर नहीं फॉर्म करता। दिस इज फॉल्स एंड द रीजन इज ट्रू। अगला है एसिड बेस से, देख लो। when dissolving an acid or base in water, the acid must always be added slowly to water with constant stirring. और रीजन क्या है? रीजन क्या दिया है? dissolving an acid on a base in water is highly exothermic reaction, ठीक है। assertion दिया है कि जब हम while dissolving an acid or base with water, अगर हम एसिड और बेस को पानी से मिलाते हैं, एसिड या बेस को, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। क्या ये बात सही है कि क्या हमको एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए? एसिड को वाटर में, यस बिल्कुल सही है, कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ, ये बात तो सही है, दिस इज ट्रू, ठीक है। इसके बाद क्या बोला? डिसॉल्विंग एसिड और ऑन अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहां पर ए है भाई, दोनों बातें सही है कि एसिड और बेस, एसिड हो या बेस, जब आप पानी में मिला रहे हो उसको तो आपको उसको स्लोली मिलाना है विद स्टीयरिंग, ठीक है। क्यों मिलाना है स्लोली विद स्टीयरिंग? उसका आंसर दिया है कि हाँ भाई वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगला देखो क्या दिया है। ऑन हीटिंग H2SO4 to water, on adding H2SO4 to water, the resulting aqueous solution get corrosive. The resulting aqueous solution, जब आप इस H2SO4 को वाटर में मिलाते हैं तो जो आगे का जो सॉल्यूशन बन रहा है वो करोसिव बनता है क्या? और अगला क्या दिया? हाइड्रोनियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करोसिव एक्शन। इसका आंसर है ए। दोनों बातें सही है कि हाँ H2SO4 जब पानी में मिलाते हैं तो वो करोसिव क्यों बनता है? क्योंकि जो H प्लस है एसिड का वो H2O से रिएक्ट करके और फॉर्म करता है H3O प्लस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, और वही है मेन करोसिव होने का रीजन। अगला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स
कार्बन एंड कंपाउंड्स का यहाँ पर दिया हुआ है। देखो पहला असर्शन क्या दिया है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है भाई, बात तो सही है। इसके बाद सम एलिमेंट्स कैन हैव सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स व्हाइल द सेम फिजिकल स्टेट, दीज डिफरिंग फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स, बात सही है। हाँ भाई, डायमंड और जो ग्रेफाइट है वो कार्बन के एलोट्रोप है, ओके कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर दूसरी बात ये बोलेगी कि एलोट्रोप क्या होते हैं, भाई एक ही एलिमेंट का अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स आर एलोट्रोप्स, ओके। और यहाँ पर बात दोनों सही है और प्रॉपरली सेकंड जो है वो रीजन, बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation, ठीक है, फेल नहीं है, and reason is correct explanation। इसके बाद है cyclopropane is heterocyclic compound, cyclopropane is heterocyclic compound। और इसके बाद cyclopropane comes into category of these compounds, of those compounds in which complete ring is formed by carbon atoms only and structures। assertion देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी, कि भाई assertion is false but the reason it's true, कि heterocyclic नहीं है, heterocyclic नहीं है, मतलब साइक्लोप्रोपेन में क्या है, तीनों जो एटम है वो कार्बन का ही है, कुछ नया कुछ नई चीज, अगर कोई और एटम होता तो उसको हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं, तीनों कार्बन का है, मतलब दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, वो होमोसाइक्लिक है, सभी कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। बट द रीजन इज ट्रू, साइक्लोप्रोपेन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ दोज कंपाउंड इन विच कंप्लीट रिंग इज फॉर्म बाय कार्बन एटम्स ओनली। देखो ना, हर एक जो है वो कार्बन एटम है, मतलब सेकंड वाला यहाँ पर रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। अगला मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है, इसके बाद मेंटी होने वाला है गाइस, एंड आई डोंट थिंक कि लेकिन मेंटी चल पाएगा, बट आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट, ओके। हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आंसर करो, डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स, काफी बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं, आप लोग फटाफट आंसर करते हो, मैं इसको चेक करने वाला हूं। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, अलग अलग मेटल जो है वो वाटर और डाइल्यूट एसिड से अलग अलग रिएक्टिविटी उनका होता है, रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, कोई ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता है, कोई कम। रीजन क्या दिया है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, बात सही है। सॉरी, तो यहां पर बोथ असर्शन एंड रीजन, देखो आंसर यहां पर ए है, मतलब दोनों बातें सही है और ये इसका रीजन है। मतलब क्या बोला गया था कि मेटल जो है वो वाटर से अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और एसिड से भी, क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी उनका डिपेंड करता है कि वो उनका पोजीशन क्या है जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। रीजन क्या है, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। असर्शन दिया है कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है भाई। और रीजन दिया है कि हाँ, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बात सही है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और कार्बन क्योंकि नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से दो क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द पीरियोडिक एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, भाई बात तो सही है, मेंडलीव ने तो यही बोला था कि एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज। और रीजन क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। बताओ भाई क्या है इसका जवाब, ए की बी, ए है एटॉमिक नंबर, यहां पर मास नंबर के बारे में बोला है और ये कुछ एटॉमिक नंबर की लॉजिक बता रहा है, मतलब ये बात तो ट्रू लग रही है। इसके बाद ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं वो देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, बात तो ट्रू है पर ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर दोनों बातें सही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर, और मेंडलीव ने बोला था कि हाँ उसका जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है वो मास पे डिपेंड करता है, मास और एटॉमिक नंबर का क्या रिलेशन है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो यहां पर इसलिए बी आया है, ठीक है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अगला क्या है, नोबल गैसेस हैव जीरो वैलेंसी, नोबल गैस की वैलेंसी क्या होती है, नोबल गैस की वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है, अच्छी बात है, ठीक है, नोबल गैस की वैलेंसी जीरो होती है। असर्शन क्या है, कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉन, सॉरी, noble gas have stable electronic configuration, noble gas have zero valency, क्यों, क्योंकि noble gas का stable electronic configuration, बात तो सही लग रही है, yes both are true, कि noble gas का valency जीरो इसलिए होता है क्योंकि वो stable है,
है ना, क्या बात है। अगला देखो लाइफ प्रोसेस का है, एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी यूज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, क्या बात सही है ये? एनर्जी यूज होता है कि प्रोड्यूस होता है? रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज होता है कि प्रोड्यूस होता है? देखो यहां पर, और अगला क्या दिया हुआ है, रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन से एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, यहां पर दिया है डी। ए इज फॉल्स बट आर इज, मतलब असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। मतलब रेस्पिरेशन से एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है, यहां पर यूज बोला है, तो यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और रीजन सही है कि रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर की जाती है, मतलब दिस इज ट्रू बट दैट इज फॉल्स। अगला देखो, ये वाला बताओगे फटाफट गाइस, और लगता है कि आज अपने 10,000 लाइक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चलो ये वाला बताओ। आई कैन नॉट रीड द नेम्स गाइस, थोड़ा ये दिक्कत हो रहा है। अर्पित, आई कैन नॉट रीड, बट मैं यहां पर आंसर्स देख पा रहा हूं, काफी बच्चे इसका आंसर ए दे रहे हैं, ठीक है, आंसर ए दे रहे हैं। असर्शन, असर्शन क्या है? लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम। जब हम सांस लेते हैं तो हमेशा जब हम एक्सहेल करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारा एयर को हम बाहर करते हैं, थोड़ा सा एयर अंदर रहता है, थोड़ा स्पेस रहता है, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, ठीक है, बात सही है कि एक थोड़ा एयर वॉल्यूम अंदर क्यों रहता है हमारे लंग्स में, कि भाई थोड़ा टाइम मिले एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। इट इज ट्रू, तो यानी कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और ये लॉजिकली इसका ये जो रीजन है ये इसी असर्शन का लग रहा है, तो यानी ए बात सही है। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बड्स is called apical dormance. It is due to effect of downward movement of axim। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये हाई लेवल का दिया, तो आई डोंट वांट यू टू ट्राई दिस, ठीक है। ये वाला देखोगे, रिफ्लेक्स एक्शन आर ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई। रिफ्लेक्स मतलब रैपिड रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई, ठीक है, बात सही है। दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है क्या? नहीं, तो यानी ये बात सही है, ये गलत है। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए सी दिया गया था। इसके बाद असर्शन क्या दिया है देखो, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द कार्पेल स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ स्टेमिन, ठीक है, तो यानी पॉलन ग्रेन जो है वो कार्पल से स्टिग्मा पे स्टिक होता है, और रीजन दिया है द फर्टिलाइज एग सेल्स ग्रो इनसाइड द ओव्यूल्स एंड बिकम सीड। मतलब बात तो ये भी सही है, पर ये इसका कोई रीजन नहीं लग रहा, ठीक है, तो यस यहां पर क्या दिया है, यहां पर क्या दिया है, अच्छा ये दिस इज नॉट, यहां पर कार्पेल नहीं होता, कहां से आता है वो, बेसिकली ये गलत है ना, स्टेमिन। मतलब पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट कंटेन कर रहा है, और वो कहां पर होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द स्टेमिन। वो क्या कहां पर होता है? स्टेमिन पे, और स्टेमिन से कहां जाता है? स्टिग्मा पे जाता है, और स्टिग्मा किसका होता है? कार्पेल का, ठीक है, तो यहां पर उल्टा दिया हुआ है, बेसिकली ये इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमिन स्टिक टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बट दिस इज ट्रू, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है? स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज। स्पोर्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर बॉडीज होते हैं, और रीजन क्या दिया है? द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ मैचुरेशन। असर्शन यहां पर सी बोला गया, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। मतलब चलो ठीक है, स्पोर्स जो है वो यूनिसेलुलर है, दिस इज ट्रू, लेकिन रीजन क्या बोला है कि द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैचुरेशन, ठीक है, दिस इज फॉल्स। पेरेंट बॉडी खाली ब्रेक नहीं होता यहां पर, ठीक है, इसमें ये स्पोर्स फॉर्म होता है यहां पर एग्जैक्टली। आगे दिया है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पहला असर्शन क्या दिया हुआ है? एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, और रीजन क्या है? एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात सही है ना। एवोल्यूशन को ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यू जस्ट ट्राई टू आंसर दैट, ठीक है, आंसर करते रहो। अगला चलो ये वाला ट्राई करो। 4 limbs ऑफ वर्टिब्रेट्स आर होमोलोगस ऑर्गन्स। वर्टिब्रेट्स के जो 4 limbs होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर होमोलोगस ऑर्गन्स,
ठीक है। अब इसके बाद एनालोगस ऑर्गन्स हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पर 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी जितने वर्टिब्रेट्स उनका 4 लिम्स जो है वो होमोलोगस ऑर्गन है। बात तो सही है, दे आर ऑल 4 लिम्स, तो होमोलोगस ऑर्गन सेम स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया, रीजन क्या दिया है कि एनालोगस ऑर्गन्स हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। क्या एनालोगस ऑर्गन से होते हैं? नहीं, एनालोगस क्या होते हैं? डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। तो ये गलत है, ये सही है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आना चाहिए? होमोलोगस आना चाहिए, तब ये सही होगा। अगला देखो, यहाँ पर लाइट चैप्टर से दिया गया है। असर्शन क्या है? व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज हेल्ड अंडर वाटर, कॉन्केव मिरर को जब पानी में होल्ड किया जाता है, इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज। कॉन्केव मिरर जो कि ग्लास से बना हुआ है और जब वो एयर में है, उसको जब हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? फोकल लेंथ विल इंक्रीज बोला गया है। फोकल लेंथ बढ़ेगा क्या उसका? पानी में डालने से, यानी एक डेंसर मीडियम में डालने से फोकल लेंथ बढ़ेगा क्या? डी आएगा पक्का। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। मेरे ख्याल से तो ये भी फॉल्स ही है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या बोला गया है? योर असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ठीक है। रीजन इज ट्रू। यहां पर क्या रीजन दिया गया है कि फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। फोकल लेंथ तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इस लेंस का जो फोकल लेंथ है, अपना जो एफ का वैल्यू है, वो किस मीडियम में रखा गया उस पर डिपेंड नहीं करता। ये बात तो सही है, दिस इज ट्रू। बट यहां पर ये कहा गया कि जब हम एक रेयरर मीडियम से उठा के इस लेंस को पानी में डाल रहे हैं, यानी डेंसर मीडियम में डाल रहे हैं, तो फोकल लेंथ उसका बढ़ेगा कि कम होगा, ठीक है। इसमें या इंक्रीज नहीं होने वाला बेसिकली, ठीक है। इट इज नॉट, यहां पर हमने वही बात बोली ना कि फोकल लेंथ थोड़ा ना चेंज होता है एक बार, ठीक है। सो दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। तो यहां पर फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। वो सेकंड बात यही बोलेगी, फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है, ओके। अगला असर्शन क्या दिया है देखो गाइस, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव क्यों कंसिडर करते हैं? ये तो बात सही है, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। यस, ऊपर की तरफ हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है, पॉजिटिव होता है। सो आंसर इज ए, है ना, क्योंकि दोनों चीजें सही है। इसके बाद ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड से दिया हुआ है। ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। तो यहां पर ब्लू कलर स्काई का क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लू कलर की लाइट जो है हवा में स्कैटर करती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में स्कैटर करती है। इसके बाद रीजन क्या दिया है? द ब्लू कलर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहां पर बात सही है कि ब्लू कलर, मतलब जो भी कलर आ रहे हैं, पूरा 7 कलर्स आ रहा है, पर छोटे वेवलेंथ वाला ब्लू कलर जो है वो स्कैटर हो जाता है। स्कैटर क्यों होता है? बिकॉज उसका वेवलेंथ छोटा है, वो छोटे पार्टिकल से स्कैटर होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑब्वियसली अ फैक्ट एंड ग्रेट कि भाई अपन 10,000 लाइक्स जो है वीक करने वाले हैं। ऑसम, आउटस्टैंडिंग। अगला वाला तब तक आंसर करो आप लोग। असर्शन क्या दिया है? हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली फार्दर ऑब्जेक्ट्स आर सीन। हाइपरमेट्रोपिया को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस, जिसमें सिर्फ दूर की चीजें सही दिखती, मतलब क्लियर दिखती है, ठीक है। तो यस, बात सही है, दूर की चीजें क्लियर दिखती है। रीजन क्या दिया है? हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग। क्या हम कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया को क्या हम कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं? यस, यस, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। बात तो सही है कि हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें सही दिखती हैं, प्रॉपर दिखती हैं। और उसका सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया? हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय दिस लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। पर ये कहीं से इसका रीजन नहीं लग रहा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी है। अगला है इलेक्ट्रिसिटी से गाइस। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अपन ने आज 10,000 लाइक्स पूरे कर लिए, ग्रेट, ऑसम। अब यहां पर ये देख लो, इसका आंसर बताओगे। असर्शन क्या दिया है? द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ती है। और रीजन क्या दिया है? द रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। देखो ये बात भी सही है। देखो किसी चीज का रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, इसलिए रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज फैक्ट। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो यहां पर क्या दिया देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब ये भी सही है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और दूसरी तरफ जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टिविटी के अपोजिट है, मतलब कंडक्टिविटी अगर कम होगी तो रेजिस्टिविटी हाई होगी। जैसे हम कहते हैं कि सिल्वर की कंडक्टिविटी हाई है, तो इसका मतलब क्यों हाई है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी लो है, सॉरी कंडक्टिविटी हाई है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी लो है, और जिस चीज की रेजिस्टिविटी हाई होती है उसकी कंडक्टिविटी लो होती है ना। रेजिस्ट करेगा तो कंडक्ट कहां से करेगा, तो दिस इज ऑल्सो फैक्ट। बट कहीं से ये इसका रीजन नहीं लग रहा, ये कहीं कुछ और टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस बताया गया है, ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का डिफरेंस बताया गया, तो कहीं से ये इसका रीजन नहीं लग रहा, हेंस बी, मतलब बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट दिस इज नॉट द रीजन ऑफ ए। ओके, एंड फाइनली यहां पर असर्शन दिया है एक और, इन अ ग्राफ प्लॉटेड, अगेन वी डोंट हैव एनी ग्राफ, तो यहां पर हम वो नहीं कर रहे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखो यहां पर क्या दिया है असर्शन, अ न्यूट्रल बॉडी में एक्सपीरियंस अ नेट जीरो मैग्नेटिक फोर्स। अगेन ये वाली चीज मत करो अभी फिलहाल। एंड मूविंग टू दिस वन, हाँ ये वाला तो ट्राई कर सकते हैं। ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें, ठीक है, इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो अगर मान लो धागे से उसको, उसमें करंट है, उसको धागे से लटका दिया गया तो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। रीजन क्या दिया है, ऑन द एंड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड, करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड के एंड में नॉर्थ पोल और दूसरे एंड में साउथ पोल बनता है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। बेसिकली याद रखो सोलिनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो यस, यहां पर दोनों बातें सही है, और ये जो रीजन है ये इसी का लग रहा है, तो यानी ए विल बी द आंसर। बोथ assertion reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. Sources of energy, sources of energy guys, यहां पर क्या दिया हुआ है, assertion क्या है देखो, सोलार कुकर इज पेंटेड व्हाइट फ्रॉम इनसाइड। क्या व्हाइट पेंटेड रहता है, नहीं यार ब्लैक रहता है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब देखो यहां दिया द ब्लैक सरफेस ऑफ कुकर इज बेटर हीट अब्जॉर्बर, ये बात तो सही है कि ब्लैक सरफेस अच्छा अब्जॉर्बर है, मतलब दिस इज ट्रू, दैट इज फॉल्स, यानी कि डी द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। अगला क्या दिया है, चारकोल इज बेटर फ्यूल देन वुड, लकड़ी से ज्यादा अच्छा फ्यूल है चारकोल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। क्यों, रीजन क्या दिया है, चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ड्यूरिंग द बर्निंग, यानी कि बात सही है, दोनों चीजें सही है। चारकोल जो है लकड़ी से ज्यादा अच्छा कोयला यूज होता है एज अ फ्यूल, क्योंकि वो ज्यादा जो स्मोक है वो प्रोड्यूस नहीं करता, विदाउट फ्लेम जलता है वो, ठीक है, बात सही है। Yes, we have management, second last chapter है guys, come on, we are at the end। ये वाला बताओगे इसका आंसर, come on। assertion, deforestation should be stopped on or reduced to minimum, deforestation को stop करना चाहिए और या फिर कम करना चाहिए। अब उसका रीजन क्या दिया है, afforestation damages the top soil and leads to desertification। क्या उल्टा बात बोला है ना, इसकी जगह पर क्या आएगा, डिफॉरेस्टेशन आएगा। इसका मतलब ये है कि दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स, ओके, यस, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। डिफॉरेस्टेशन हमको रोकना चाहिए, पेड़ों का काटना, पेड़ों का जो कटना है वो स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा होता रहेगा, पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो होगा और टॉप लेयर ऑफ द सॉइल भी खत्म हो जाएगा। एंड देन वी हैव असर्शन, क्या है देखो असर्शन यहाँ पर, डैम्स आर द बैरियर्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स टू होल्ड वाटर। डैम्स क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं जो रिवर के अक्रॉस पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है, टू होल्ड वाटर। जैसे ये नदी है, यहाँ पर डैम बनाता है पानी को रोकने के लिए, ठीक है। दीज डैम्स इंश्योर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट वाटर फ्रॉम डिफरेंटनेस, ठीक है। तो यहाँ पर सही है कि डैम को इसलिए बनाया जाता है कि वो पानी को, नदी के पानी को रोका जा सकता है और वो पानी को अलग अलग जगह पे, मतलब स्टोरेज करके और अलग जगह पे सप्लाई करने के लिए बनता है। ग्रेट, और इसके साथ अपना जो असर्शन रीजन है दैट इज डन, एंड नाउ विल बी ट्राइंग टू द फॉर मेंटी, जो बहुत कम उम्मीद है बट स्टिल विल बी ट्राइंग कि भाई ये हो जाए। एंड यस, लेट्स ट्राई दिस गाइस, क्या ये हो पाएगा, ओके। सो कनेक्ट करना है, अपना कोड है 41411, यानी 41411, ओके। तो
आज का जो शाम है बस ये है, उसके बाद कल हो जाएगा अपना फाइनल। जो साल भर हमने पढ़ाई किया हुआ है उसका रिजल्ट जो है वो आना कल से शुरू हो जाएगा। द कोड इज 41411 गाइस, कम ऑन कनेक्ट हो जाओ। और लास्ट मिनट वाला जो वीडियो है, लास्ट मिनट का टिप्स वाला जो वीडियो है वो आपको 8 o'clock को, यानी कुछ टाइम में, कुछ ही देरी में, मेरे ख्याल से 20 मिनट के अंदर वो आपको मिल जाएगा। तो वो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, नॉट ओनली फॉर साइंस, आगे के एग्जाम्स के लिए भी। ओके, सो यहाँ पर कुछ बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। करना क्या है, अगर आपको नहीं पता बता दूं कि यू नीड टू गो टू menti.com, आपको जाना है menti.com में और ये कोड यूज़ करना है 41411, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई, ठीक है, चलता है कि नहीं चलता है, कोशिश करते हैं। वैसे क्रैश होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ओके, सो कितने लाइक्स हो गए? अच्छा, 11,000 लाइक्स हो गए। ये पूरा साइंस एग्जाम का कमाल है। डेटा खत्म हो गया। ओके यार, बड़ी दिक्कत। सो लेट्स मूव अहेड गाइस। लेट्स क्रैश द मेंटी। आज के दिन मेंटी को क्रैश कर देंगे अपन, ठीक है। देखते हैं कितने सवाल हम दे सकते हैं, कितने सवालों के जवाब ये मेंटी झेल सकता है हमारा। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कनेक्टेड? स्टिल कनेक्टिंग, क्या बात है। टेंशन हो रही है, टेंशन को दूर करने के लिए, टेंशन को और ये डर को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो डाल रहा हूं जो आपको 8 बजे मिल जाएगी, ठीक है। और वो सारी टेंशन दूर कर देगा। आपको क्या करना है अब कल के दिन वो आपको बता देगा, ठीक है। अगर पसंद आएगी वीडियो तो बताना, ठीक है, सूचित करना मुझे। ओके, सो वी हैव मोर देन 2000 स्टूडेंट्स, समथिंग 2500 स्टूडेंट्स एंड स्टिल कनेक्टिंग। तो भाई मैं इससे पहले कि भाई ज़्यादा हो जाए, मेंटी ओवरलोड हो जाए, क्रैश हो जाए, एक आध सवाल तो हम कर ही सकते हैं। भले हमको आज क्विज मास्टर ना मिले, कोई आयरन मैन ना मिले, पर यहाँ पर सब लोग आयरन मैन है, ठीक है। और हमारा एंड गेम का गेम एंड होने वाला है और कल हमारा एग्जाम है। ओके, फाइंड द ऑड मैन आउट। कौन सा है? विंड मिल, सोलर सेल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट? कौन सा यहाँ पर ऑड मैन आउट है? एंड द करेक्ट आंसर इज थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि इन सब में कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई चीज फ्यूल बर्न नहीं हो रहा, जबकि यहां पर फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से इट इज थर्मल पावर प्लांट। अगला, एंड जैसे कि उम्मीद थी भाई वही चीज हो गई। आज नहीं चल पाएंगे मेंटी, क्योंकि आज पूरे देश का एग्जाम है। आज सीबीएसई 10th का कल फाइनल्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जितनी स्ट्रेंथ है वो ये झेल नहीं पाएगा। तो विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट, एक बार फ्रेश कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगला सवाल आ रहा है, लेट्स ट्राई। चलो ट्राई करते रहो, कितने लोगों का सही मिला है बस बता देना। ऑब्वियसली मेंटी क्रैश होगा यार, मतलब जहां पर 3000 प्लस बच्चे होंगे, 5000 बच्चे मेरे ख्याल से कनेक्टेड हैं, उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर 3000 प्लस तो इनिशियली थे। एंड कोई नहीं, विल नॉट वेस्ट मोर टाइम। अब यहाँ पर इसके पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये चीज़, ये सिलसिला तो चलता रहेगा गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कल का एग्ज़ाम, ठीक है, इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं चलने वाली, डोंट वरी, ये चलेगा नहीं, क्रैश हो जाएगा इतने बच्चों के बीच में। कल के एग्ज़ाम के लिए दिल से आप सभी को, ठीक है, एक ज़बरदस्त मैं आपको विश देना चाहूँगी भाई, बढ़िया परफॉर्म करना और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो डर है ना, बस यही है, इसको आप एक खेल में कन्वर्ट कर दो, एक स्पोर्ट के में कन्वर्ट कर दो भाई। एक जो हमने पढ़ा है, जो हमारा अब टाइम आ चुका है कि भाई बताने का कि हमने असल में हमारी मेहनत कितनी थी, ठीक है। तो बस जो भी है आप अपने एफर्ट से करना। ये कॉपी, ये किसी का आंसर लेना, मतलब काफ़ी टाइम मैंने ये चीज़ देखी कि कॉपी करने में चीज़ें गलत ही होती है, तो वो सब चीज़ नहीं करना। आप अपने दिल से जो चीज़ जितना लिख सकते हो उस पर ध्यान देना, उस पर विश्वास रखना। एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, ठीक है। मैं हमेशा आपके लिए, अब 3 दिन से मैंने लगभग सुबह आता था मैं और
शूट करते हुए लगभग मतलब समझो 8 o'clock तक पहुंचता था, और रात को कल तो 12 बजे गया हूं मैं, तो इस ऐसे ही 11-12 बज रहे थे, ठीक है। 3 दिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि मैं प्रेशर में या किसी के डर में ऐसे कुछ नहीं कर रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है, और दिल से मैं ये चीज़ कर रहा था। थैंक यू फॉर दैट, फॉर सपोर्टिंग। आपका सपोर्ट है और इसलिए मैं ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ इन चीज़ों में। अगर मैं इतना एफर्ट कर सकता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका रिजल्ट दिखाओ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। काफ़ी इमोशनल मोमेंट है, ऐसा लग रहा है कि यार एक नाता जो है 10 से ख़त्म हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, वो फेयरवेल वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है, सच में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग सो मच लव, ठीक है, हमेशा ऐसे बनाए रखो। इसके बाद जो है साइंस के बाद मैथ्स के भी सेशंस आएंगे, ठीक है। राजीव सर एंड मी, हम लोग रहेंगे यहाँ पर मैथ्स के लिए। देन सोशल भी है, तो अभी कनेक्शन टूटा नहीं, वी आर देयर। और चलो मिलते हैं, और वो 8 o'clock को जो सेशन है उसमें ज़रूर देखना। ऑल द बेस्ट गाइज, और कल अपना बेस्ट दे के आना, और जैसा भी हो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आप कल के एग्जाम के बाद कमेंट देना, बताना कि भाई हमने जो चीज़ें करी है क्या वो मेहनत काम आई है या फिर नहीं आई, ठीक है, एकदम दिल से बताना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन।